नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी और आप सबका स्वागत करते हैं द क्लासरूम शिक्षा पे। आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट और खासकर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी 7 जनवरी 2026 को जिसका एग्जाम हुआ था उसका हम लोग पूरे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पेपर से। जैसा कि हम सबको पता है कि यूजीसी नेट में 2 पेपर से क्वेश्चन आते हैं, एक पहला पेपर होता है और दूसरा पेपर। पहले पेपर में जनरल पेपर होता है, उसमें कुछ 10 यूनिट उसमें है जो कि जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अर्थात अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हम सॉल्व करा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड दूसरा पेपर होता है। तो आज के दिन हम लोग जनरल पेपर से स्टार्ट करते हैं सॉल्व कराना। ठीक है, तो आज जनरल पेपर का हम लोग सॉल्व कराएंगे पेपर 1। इसका पहला क्वेश्चन ये है, डीआई से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, अर्थात ये जो नंबर दिया हुआ है अलग अलग, ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है बल्कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ है। मतलब हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी और आईटी, और इसका अलग अलग 7 सब्जेक्ट, 7 बच्चों का मार्क्स दिया हुआ है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज मार्क्स। हमको एवरेज मार्क्स निकालना है, किसमें? सोशियोलॉजी में एंड आईटी में। ठीक है, किसके द्वारा? ए टू जी, यानी ए से लेके जी सारे स्टूडेंट के द्वारा सोशियोलॉजी और आईटी में कितना एवरेज मार्क्स लाना है, निकालना है। तो अब देखिए, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देखिए सारे का डिफरेंट है, ये एक्चुअली टाइम बचाने का तरीका होता है। आप क्या करोगे, मे भी सोशियोलॉजी और आईटी दोनों का अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, चारों डिफरेंट ऑप्शन है, यानी कि एक भी ऑप्शन अगर हम लोग ला दे यानी कि हमारा मिल जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे एक कोई सोशियोलॉजी का ही ट्राई करते हैं। पहले सोशियोलॉजी का ए टू जी का एवरेज मार्क्स निकालते हैं। तो सोशियोलॉजी का हम लोग काउंट करते हैं। सोशियोलॉजी में देखिए 80% मार्क है, टोटल मार्क्स कितने हैं? 120। ठीक है, तो 120 में अलग अलग परसेंटेज है। तो पहला 80% है। ठीक है, 80% है कितने में? 120 मैक्सिमम मार्क्स है। फिर 70% मार्क्स है, फिर 70% मार्क्स है, फिर 80% है, फिर 80% है, फिर 60% है, फिर 50% है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टोटल ये परसेंटेज में दिया हुआ था, ये टोटल नंबर हमने इस फॉर्मूले का यूज करके एक्चुअल नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सब में हमको 120 दिख रहा है, 120 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। 120 को कॉमन ले लिए, उसके बाद देखिए 80/100 है, तो 80/100 को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7/10 आ जाएगा, इसको भी करेंगे 7/10 आएगा, इसको करेंगे 4/5 आएगा, इसको करेंगे 4/5 आएगा, 6/10 को हम लोग करेंगे 3/5 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, ये हमको सिंप्लीफाइड वर्जन मिल गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 120 है, इसका क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिए कितना आएगा? 10 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 10 एलसीएम लेंगे, 8 होगा, 7 + 7 + 8 + 8 + 6 + 5, इस प्रकार हमारा ये वैल्यू आता है। अब हम लोग इसको फिर और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 120 है, 120 हमने कॉमन लिया है और डिवाइडेड बाय 10 है, तो 10 को यहां हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे कितना आएगा? 35 + 14। ठीक है,
तो हम लोग इसको करेंगे तो 120 और ये करेंगे 4 है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो हमारा जो टोटल ये एक्चुअल मार्क्स कितना है 12 इंटू 49, ये हमारा मार्क्स आ गया। अब देखिए ये तो एक्चुअल मार्क आया, मतलब इतना टोटल स्टूडेंट ने लाया है, लेकिन हमको निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज मार्क्स निकालना है, उसके लिए टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितना है 12 इंटू 49 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 7। तो ये जब कट करेंगे तो ये हमारा एक्चुअल में आएगा वैल्यू 84। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा 84, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 84 पहला का, और दूसरा आईटी कितना हो जाएगा 28। तो इसी तरीके से अगर आपको आईटी भी सॉल्व करना है तो आईटी को भी क्या करिएगा, ये परसेंटेज में मार्क्स दिया हुआ है, पहले स्टेप में परसेंटेज वाले मार्क्स को इस फॉर्मूले से, ऐसे फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक्चुअल मार्क को ऐसे सॉल्व करके फिर एवरेज मार्क्स के लिए क्या करेंगे, टोटल मार्क्स जो आएगा यहाँ पे उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो आपको टोटल एवरेज मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पहला होगा 84 और 28। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए एंड जी। मतलब हमको अब क्या करना है, ए और जी का ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके पास क्या है, अलग अलग ऑप्शन है, यानी कि एक कोई भी आप कैलकुलेट करिएगा तो दूसरा आ जाएगा आपको, मतलब आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम ए का ही कैलकुलेट करके देखते हैं, हमको क्या निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक कितना ऑब्टेन्ड मार्क है और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स आपको करना पड़ेगा, तभी आप ओवरऑल परसेंटेज निकाल पाइएगा। तो ऑब्टेन्ड मार्क निकालना है, तो ये तो चूंकि परसेंटेज में है तो हमको इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो ए का हमको एक्चुअल मार्क्स निकालना पड़ेगा, ए का एक्चुअल मार्क्स निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, तो 80%, 80% किस में, 150 में। तो ये देखिए हमको ये वाला लाइन सॉल्व करना है, ये वाला लाइन। ठीक है, तो 80 कितना है, 80 कितने में है 150 में, प्लस 50 है कितने, 50% है 130 में, प्लस 80% है कितने 120 में, 60% है 100 में, 60% है आउट ऑफ 100, 70% है 60 में, और 80% है 40 में। ठीक है, तो ये हमको इसी फॉर्मूले से हम लोग एक्चुअल मार्क्स निकालेंगे। अब देखिए इसमें आप कॉमन नहीं निकाल सकते, इसमें आपको सारा का सारा निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कट करें, ये कितना आएगा 120 आया, इसको जब हम लोग कट करेंगे 65 आया, ये कट करेंगे, ये हम लोग कट किए 60 आया, ये हम लोग कट किए 42 आया, ये हम लोग कट करेंगे 32 आएगा। अब इसको आप ऐड करो, यानी कि 415। तो हमको एक्चुअल मार्क्स जो ए का है वो 415 आ गया। टोटल मार्क्स कितना होगा, तो वो निकलेगा 150 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 40। तो ये कितना होगा 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 600 मार्क्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा एक्चुअल मार्क्स कितना है, ऑब्टेन्ड मार्क 415 और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 600 इंटू 100 करेंगे। तो ये डिवाइड कर दिए, अब इसको 6, ये 6 आया, 5 आया, 69 और 10 6.69.1, तो ये हमारा आ गया 16, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन, पहले का कितना है, ए का कितना आ गया परसेंटेज 69.16 और जी का कितना आएगा 55.91। तो इसी तरीके से हम लोग जी का भी जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू 55.91 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर और इक्वल टू 70% मार्क। तो ये तो सिंपल है, हमको क्या करना है, एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट यानी 4 से ज्यादा सब्जेक्ट में 70% से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो देखो ना यहाँ पे ए क्या है, ए 70% 4 में है, तो एटलीस्ट 4 यानी 4 में है। बी का भी है, ठीक है, 4 से ज्यादा है, 5 में है। सी का अगर देखें तो इसका भी है, इसका भी 70 से ज्यादा में 5 सब्जेक्ट में। डी का अगर देखें तो इसमें 3 ही है, 3 ही ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 70 से ज्यादा लाए, 70% से ज्यादा। ई का अगर देखें, ई का 4 है, ई का भी हम लोग देख रहे हैं 70 से ज्यादा, 75, 80, 80, ये इसका भी 4 है। तो हमारे पास कौन कौन से हो गए, ये 4 स्टूडेंट हैं जिसका 70% से ज्यादा है। जी अगर एफ का हम लोग देखें 75, 80, ये 2 ही सब्जेक्ट में। जी का अगर देखें तो 70, 70 3 ही है। तो हमारे पास टोटल 4 स्टूडेंट है जिनका जो परसेंटेज मार्क्स है वो 70% या उससे ज्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो हमको निकालना है फाइंड द एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि ये अब एक्चुअल मार्क्स हमको निकालना है, परसेंटेज में दिया है, इसको एग्रीगेट में निकालना है। किसका, सी एंड एफ का निकालना है। तो देखिए यहाँ भी ऑप्शन क्या है, अलग अलग है, तो किसी एक का कैलकुलेट कर लेंगे, इधर सी का कैलकुलेट कर लीजिए या एफ का। अगर हम लोग सी का ही पहले कैलकुलेट करते हैं तो सी का एग्रीगेट मार्क्स निकालिए, तो कितना है, अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो सी का एक्चुअल मार्क्स, ठीक है, तो 80% आउट ऑफ 50, फिर 60% आउट ऑफ 130, फिर है 70% आउट ऑफ 120, फिर क्या है 70% आउट ऑफ 100, 70% आउट ऑफ 100, फिर क्या है 80% आउट ऑफ 60, 80% आउट ऑफ 60, 70% आउट ऑफ 40, ठीक है। तो ये इस ऐसे हम लोग उसका एग्रीगेट मार्क्स निकालेंगे। तो अब इसको कट करेंगे, 120, 84, ये जब कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70, इसको जब कट करेंगे तो 48, इसको जब कट करेंगे तो 28। अब हमको इसको ऐड कर लेना है, 16, 20, 28, 8, देखिए 8 किस में है, हमको मिल गया 428, यानी कि इसका आएगा 428, ठीक है। तो सी का 428 आ गया, यानी कि एफ का कितना आएगा 387.5। तो इसी तरीके से जब हम लोग एफ का कैलकुलेट करेंगे, एफ का, तो हमको आ जाएगा 387.5, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज निकालना है इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, फिलोसफी एंड आईटी। इंग्लिश, फिलोसफी और आईटी में ओवरऑल परसेंटेज कितना है। तो सेम उसी तरह करेंगे, पहले एक्चुअल मार्क्स निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, और टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, सारे ऑप्शन क्या है, अलग अलग हैं। तो किसी एक का हम लोग निकाल लेंगे, किसी एक का हम लोग निकाल लेंगे तो और ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किसी एक का निकालिए, मान लीजिए हम लोग इंग्लिश का निकालते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का अगर निकालेंगे तो इंग्लिश में 80% है, 150 सब में कॉमन है ना, 150 में ही अलग अलग परसेंटेज होगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश का हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इंग्लिश का निकालेंगे 80% कितना, 150 में से प्लस 90% 150 में से, फिर क्या है 80% 150, 70% 150 में से, फिर 70% 150 से, 60% 150 से, 60% 150 से, ठीक है। तो सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 150 कॉमन ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 9 बाई,
सॉरी 150 कॉमन लिए हैं, तो इसको अभी कट नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4/5 आया, ठीक है। 7/10 आया, 7/10 आया, 3/5 आया, 3/5 आया, ठीक है। तो 150 हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। अब इसमें एलसीएम लेंगे, 10 आया एलसीएम, ठीक है। 8 हुआ, 9, 8, 7 + 7, 6 + 6। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग ऐड कर लेते हैं। हमारा क्या है, 150 हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। और इस 10 को जो हमने 10 एलसीएम में लिया है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसको अब ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं, कितना होगा, 32 और 7 39, और 39 में 6 ऐड करेंगे तो 45, और 45 51 आ गया, यानी कि ये आया 51। ये कट करेंगे तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 1765, तो हमको 765 टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड है इंग्लिश में। ये क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क है, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 150 इंटू 7 सब्जेक्ट है, तो हमको इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, तो 765 हमारा ऑब्टेन मार्क है, और 150 इंटू 7 टोटल मार्क्स हो जाएगा। अब इसको हमको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये हम लोग को कट करना है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, 51 आया। तो अब हम लोग इसको जब 501 आएगा, ठीक है। अब हम इसको जब परसेंटेज में निकालेंगे, 71071 कहीं दिख रहा है, तो 71 हमको आ गया, यानी कि 71.5 हमारा परसेंटेज आएगा किसका, इंग्लिश सब्जेक्ट में। जो ओवरऑल परसेंटेज है कितना है, 71.5 है। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 71.5 दिख रहा है। तो उसी तरह फिलोसफी का भी हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, 66.5 आएगा, फिर आईटी 69.5 आएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा हम लोग डीआई सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो डीआई का क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरी तरह, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है और लोकेशन में हमको मैच कराना है। तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड, ए का 4th मैच कर लो, ए का 4th आपको आ गया, बाकी आपको इसी से मैच कर लेना है, ठीक है। जो पंचमढ़ी है, पचमढ़ी कहाँ होगा, बी का 3rd है, एमपी में होगा। सिमलीपाल कहाँ होगा, सिमलीपाल उड़ीसा में है। नोकरेक मेघालय में है। तो हम लोग मैच करा लेंगे डी का 2nd, तो करेक्ट आंसर इज 4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है किसका, सीपीयू किस तरीके से प्रोसेस करता है उसका हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, पहले क्या करता होगा सीपीयू, तो पहले क्या करेगा वो, जब आप उसको कोई डेटा दोगे तो डेटा को फेच करने का काम करेगा। तो पहला उसका स्टेप क्या होगा, फेच करेगा, ठीक है। फेच करने के बाद क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, अपने भाषा में डिकोड करेगा, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है उस भाषा में वो डिकोड करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। डिकोड करने के बाद आपने जो भी डेटा दिया है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप मतलब फेच है, सी से स्टार्ट होता है, सी बी डी और ए। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। देखिए फिर मैच द फॉलोइंग आ गया क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डिनल, रेशियो, नॉमिनल और इंटरवल। ये स्केल होता है, मेजरमेंट का स्केल, और गिवन एग्जांपल दिया है, तो इसको हमको मैच कराना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला नॉमिनल अगर हम लोग मैच करा दे, नॉमिनल क्या होता है, ओनली नेम होता है, ऐसा स्केल होता है जिसमें हम लोग नेमिंग का ही मेजरमेंट करते हैं। तो नॉमिनल को कलर ऑफ हेयर से मैच करा दो, क्योंकि कलर ऑफ हेयर ही ऐसा है जो कि नेम है एक तरह का, ब्लैक ब्राउन ये सब नेम है, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में देखेंगे सी का फर्स्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप खुद ब खुद मैच करा लोगे। जैसे देखो
ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल में जिसमें हम लोग रैंक देते हैं, तो रैंक क्या होगा? सेटिस्फेक्शन लेवल। सेटिस्फेक्शन लेवल को हम लोग रैंक देते हैं, कितना हम लोग सेटिस्फाई हुए, तो यानी कि ए का क्या होगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ए का सेकंड, सी का फर्स्ट। रेशियो और इंटरवल स्केल में क्या डिफरेंस होता है? इंटरवल में क्या होता है? नो ट्रू जीरो पॉइंट, ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, तो ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होने का केस है टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो जीरो होता है वो एक्चुअल में नहीं होता है। वहीं रेशियो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, जो इंप्लॉय का सैलरी होता है उसके जीरो का मतलब जीरो होता है, यानी कि इसमें ट्रू जीरो पॉइंट होता है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? फोर्थ, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है? लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड, ये रिलेटेड होना चाहिए। ये जैसे मान लीजिए ए बी सी डी 4 प्रोपोजिशन हमको दिया है, इसका बीच का एक रिलेशन हमको बताना है, वो किस प्रकार से रिलेटेड होना चाहिए वो देखिए। ऐसा रिलेटेड होना चाहिए दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, मतलब ऐसा दोनों में रिलेशन रहे कि दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, ऐसा हो कि वो दोनों आपस में ट्रू भी ना हो, दोनों एक साथ ट्रू ना हो। और दूसरा क्या? आल्दो दे मे बोथ बी फॉल्स, लेकिन दे मे बोथ बी फॉल्स, ठीक है। तो ऐसा हमको 2 प्रोपोजिशन इसमें से सिलेक्ट करना है कि जो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं। तो ये कैसे सिचुएशन हो सकता है, ये देखिए। अब प्रोपोजिशन पढ़िए इसको। पहला प्रोपोजिशन कहता है ऑल कार्स आर व्हीकल्स, तो हम पहला प्रोपोजिशन है कि ऑल कार्स व्हीकल है, ठीक है। दूसरा है सम कार्स आर व्हीकल, मतलब सम कार व्हीकल है। तीसरा प्रोपोजिशन क्या है? नो कार्स आर व्हीकल, नो कार्स आर व्हीकल। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल कार्स आर व्हीकल और तीसरा स्टेटमेंट कहता है नो कार्स आर व्हीकल। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है। या तो ये ट्रू होगा, ऑल कार आर व्हीकल्स हो सकता है, या नो कार आर व्हीकल्स नहीं हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दे में बोथ भी फॉल्स, यानी कि अगर कार ऑल कार्स आर व्हीकल हम कह रहे हैं तो ये फॉल्स हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे कार ही व्हीकल हो, या जरूरी नहीं है कि नो कार और व्हीकल्स हो जाए। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ए एंड सी। तो ए एंड सी ऑप्शन में सेकंड, ठीक है। तो ये एक तरह का लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड सी ओनली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना है। तो क्या ऑप्शन क्या है? कह रहा है कि टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, हम लोग को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये तो पहला हम लोग कट कर सकते हैं, ए जहां जहां है आप उसको कट कर दो, ठीक है। फिर देखो, टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट मोटिवेट हर लर्नर्स टू लर्न इंडिपेंडेंटली। तो हाँ, ऐसा ही टीचर को होना चाहिए कि आप उसको मोटिवेट करो कि वो खुद ब खुद लर्न कर ले। तो बी हमको लग रहा है सही होना चाहिए, तो बी दूसरे ऑप्शन में। फिर देखिए, टीचर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट नॉट यूज एनी टेक्नोलॉजी। तो टीचर को तो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए ना, आईसीटी बेस्ड होना चाहिए टीचर को भी। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, तो सी भी, यानी कि सी गलत हो जाएगा। हमको लग रहा है बी एंड ई ही करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, टीचर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट नॉट इंटरेक्ट विथ स्टूडेंट आउटसाइड क्लासरूम। तो ये भी एक गलत प्रोपोजिशन कह रहा है, आपको इंटरेक्ट करना चाहिए आउटसाइड द क्लासरूम, भी आपको इंटरेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट से। तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो ई हमारे पास बचा बी एंड डी। टीचर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एन एक्टिव रीडर एंड पार्टिसिपेंट इन अ डिसिप्लिन एंड डिस्कोर्स। तो हाँ, एक्टिव रीडर भी होना चाहिए टीचर्स को, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा बी एंड ई का हो जाएगा। बाकी तीनों गलत हैं, बाकी तीनों गलत हैं। बी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। ये पूरी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप खुद ब खुद अपने आप को टीचर मान के तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसमें इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको क्रोनोलॉजिकली इसको सजाना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए ये तो पूरी तरह फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको तो आपको मेमोराइज करके ही जाना होता है। कुछ फैक्ट्स ऐसे मेमोराइज करके जाने होते हैं। तो इसको हम लोग पहले ईयर वाइज देख लेते हैं।
एनसीईआरटी कब आया था? तो एनसीईआरटी आने का ईयर है 1961, ठीक है। नेक कब आया? 1994 में। एनआईआरएफ कब आया? 2015 में। एआईसीटी 1945 में। और यूजीसी कब आया? 1956 में। यूजीसी तो काफी न्यूज में ही है, इससे रिलेटेड मेरा स्पेशलाइज्ड यूजीसी पे ही एक वीडियो भी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यूजीसी का हमने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है कि इसका हिस्ट्री कैसे रहा, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जो आजकल इससे रिलेटेड मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो वो जाके आप एक बार देख सकते हो। तो हमने देखा ये ईयर वाइज हमने बता दिया। अब इसमें सबसे पहले कब आया? सबसे पहले एआईसीटी आया, यानी कि डी ऑप्शन सबसे पहले, तो डी इज द फर्स्ट। फिर उसके बाद यूजीसी आता है, ई पहले उसके बाद आता है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी आता है, ए। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको एज इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। एज इंडेक्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है ये हम लोग बताते हैं, ठीक है। एज इंडेक्स कैलकुलेट करना है और इसमें डॉक्टर अमित का करना है, ठीक है। तो इसमें भी आप खुद का मान लो कि हम ही हैं, हम ही एक रिसर्चर है और हम ही का हमारा ही पेपर का एज इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो देखो डॉक्टर अमित का दिया क्या हुआ है कि इन्होंने 10 अपना रिसर्च पेपर को पब्लिश कराया है। 10 रिसर्च पेपर जो पब्लिश कराया है उसका जो साइटेशन है वो दिया हुआ अलग अलग दे दिया है, ठीक है। तो इसका जो एज इंडेक्स निकालने का तरीका क्या होता है, आपके पास 10 क्या है? रिसर्च पेपर्स है, ठीक है। 10 रिसर्च पेपर है। साइटेशन अब हम लोग देखते हैं, साइटेशन देखते हैं। साइटेशन को जितने भी साइटेशन दिया हुआ है, पहला तरीका क्या होता है कि साइटेशन को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लो। तो साइटेशन देखिए अलग अलग, सबसे बड़ा क्या है? 12, तो हम लोग 12 को पहले लिख लें, ठीक है। उसके बाद क्या है? 11, तो उसके बाद हम लोग 11th लिख लें। फिर उसके बाद क्या है? 12, 11, फिर 9 है, 9 के बाद 8 है, ठीक है, सॉरी ये 8 है, फिर है 7, फिर क्या है? 6 है, फिर क्या है? 6 के बाद क्या है? 4 है, सॉरी 6, 4, 3, 2 और 1। अब देखना ये आप कैलकुलेट करोगे 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रिसर्च पेपर का हम लोगों ने क्या किया, उसका जितने भी साइटेशन थे उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिए। अब हम लोग को क्या करना रहता है, अब देखिए पहला रिसर्च पेपर, अब देखिए जो ये 12 है ये पहले रिसर्च पेपर से तो ज्यादा ही ज्यादा है, ठीक है। इसका जो काउंटिंग है 12 जो साइटेशन है ये हम लोग क्या पहला रिसर्च पेपर मान के चलते हैं इसको, तो पहले रिसर्च पेपर से 12 ज्यादा है तो ये क्या होगा? एच इंडेक्स में काउंट होगा। फिर 11 दूसरा जो हमारा रिसर्च पेपर है उससे ज्यादा है 11, ठीक है। पहले रिसर्च पेपर से ज्यादा 12 है, दूसरे रिसर्च पेपर से ज्यादा 11 है। फिर तीसरे हमारा जो रिसर्च पेपर होगा उससे ज्यादा 9 है। चौथे रिसर्च पेपर से भी ज्यादा क्या है? 8 है। पांचवें रिसर्च पेपर से ज्यादा क्या है? 7 साइटेशन है। फिर छठे रिसर्च पेपर से बराबर है, ये बराबर है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन बराबर है। अब देखिए छठे के बाद क्या होगा? 7वां। अब देखिए क्या 7वें से बड़ा 10 है? 4 है? नहीं है ना, 4 जो साइटेशन है वो 7 से कम हो जा रहा है, तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। फिर 3 देखिए 8वें पेपर से ये भी कम है तो ये भी काउंट नहीं होगा। फिर 9वें पेपर से ये कम है तो ये भी काउंट नहीं होगा, और 10वें पेपर से ये भी कम है साइटेशन तो ये भी काउंट नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा ये 4 जो रिसर्च पेपर है वो एच इंडेक्स कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। ओनली कितना काउंट होगा? 6। यानी हमारा एच इंडेक्स कितना हो जाएगा? एच इंडेक्स इससे हो जाएगा, एच इंडेक्स हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो एच इंडेक्स कितना हो जाएगा? 6। क्यों होगा? क्योंकि 6 ऐसा रिसर्च पेपर है जिसमें कि जो साइटेशन है वो उतने नंबर ऑफ रिसर्च पेपर से हमारा ज्यादा है, इसीलिए हमारा एच इंडेक्स कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस प्रकार से ही इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सर्जन रीजन का क्वेश्चन है, क्या है? मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड्स टू ए साइजेबल एंड डाइवर्सिफाइड ऑडियंस। एकदम सच है, मास कम्युनिकेशन यही होता है, बड़े साइज वाले ऑडियंस को और डाइवर्सिफाइड ऑडियंस को के लिए ही मास कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। दूसरा रीजन क्या कहता है? क्योंकि इट यूजेस मीडिया डेवलप्ड फॉर दैट पर्सन।
उस पर्पस के लिए जो डेवलप्ड मीडिया है उसी के यूज किया जाता है। तो इसका एजर्शन और रीजन दोनों सही लग रहा है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्मार्ट क्लासरूम इज ए, किस प्रकार का स्मार्ट क्लासरूम को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? क्या उसको टीचर सेंट्रिक बोलेंगे, क्या उसको आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम बोलेंगे, या फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड क्लासरूम बोलेंगे, या लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम बोलेंगे? तो इसको हम लोग आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम बोलेंगे, इसको आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं इसका एजर्शन, ये क्या है? VoIP। VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब जैसे हम लोग जो इंटरनेट ऑन करके कॉल पे बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप कॉल है, मैसेंजर कॉल है, स्काइप कॉल है, तो ये सारे क्या है? ऑन इंटरनेट होता है, इंटरनेट पे कॉल किया जाता है, उस पर बात किया जाता है। एक होता है नॉर्मल कॉल जो हम लोग करते हैं, तो उसके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल काम करता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन सब व्हाट्सएप, मैसेंजर ऐसे ऐप पे बात करने के लिए, फोन कॉल पे बात करने के लिए ये प्रोटोकॉल काम करता है। तो क्या कह रहे हैं? VoIP इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एकदम सही बात है। इसका रीजन क्या है? VoIP इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू मेक वॉइस कॉल, ऑफ कोर्स ये वॉइस कॉल के लिए अलाउ करता है, यूजिंग ए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ रेगुलर फोन कॉल। तो रेगुलर फोन कॉल से ये अलग होता है, ये वैसे ऐप से, मतलब वॉइस कॉल इंटरनेट के हेल्प से वॉइस कॉल करने का ये सुविधा देता है। तो इसका भी दोनों बोथ एंड ए आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी 1। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें पहला क्या करता है? टू फॉर्म बिलीव्स इन स्टूडेंट। अगर आपको फॉर्म बिलीव्स इन स्टूडेंट डेवलप करना है तो उसके लिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे? तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम पहला टू कमांड विथ नॉलेज, ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शन में होता है। इंस्ट्रक्शन के लिए उसको कहा जाता है कमांड, नॉलेज के साथ उसको कमांड करने को हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डी होगा वो पहला हो जाएगा, यानी कि हमारा ये ऑप्शन हम कट कर देते हैं। हमारे पास डी का पहला मिल जाता और बी का तीसरा, यानी कि टू शेप देयर बिहेवियर एंड कंडक्ट। तो बी का क्या है? तीसरा, ट्रेनिंग, यानी कि बी का तीसरा मिल गया और डी का पहला मिल गया। अब हम लोग को सी और ए में डिसाइड करना है कि क्या होगा। अब देखिए, टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंडीशनिंग करते हैं। ठीक है, और टू फॉर्म बिलीफ्स इन स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या करते हैं? इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं। तो ए का क्या होगा? दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा और सी का चौथा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर आता है वो आता है तीसरा, यानी कि थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 डिफरेंट पॉपुलेशन दिया है हमारे पास, और 4 डिफरेंट पॉपुलेशन का हमको कंप्यूट द वेरिएंस ऑफ ईच डिफरेंट पॉपुलेशन, और इसको अरेंज कैसे करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ज्यादा से कम हमको वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो क्वेश्चन आप पहले तो ऑप्शन देख के भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। वेरिएंस क्या होता है कि पॉपुलेशन किस प्रकार से, वो डेटा उसका किस प्रकार से दिख रहा है, देखने में कैसा है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पहले ऑप्शन देखिए, 6 है, 15 है, 27 है, 33 है, 39 है। सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एकदम नॉर्मल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वहीं सी वाला देखिए, 10 16 10 16 10 10, तो ये भी क्या है? ये वाले ऑप्शन से इसका थोड़ा ज्यादा ही वेरिएंस लग रहा है। सबसे ज्यादा जो एक साथ डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है एक बराबर, वो हमको 1 2 3 4 5 6 7 में दिख रहा है। फिर उसके बाद इसमें दिख रहा है 10 15 10 15, इसके बाद इसमें दिख रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि बी का सबसे कम वेरिएंस हो सकता है। ठीक है, हमारा ज्यादा अनुमान है इस क्वेश्चन का आंसर होने का बी। अब हम लोग कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग कैसे करते हैं? समेशन एक्स आई, ये एक्स आई मतलब ये जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स बार का स्क्वायर हम लोग करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मीन। तो चलिए बी का हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं। तो बी का
ये बी का हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 + 2 + 3 4 + 4 + 5 + 6 + 7, इसका हम लोग मीन कितना है 7 है। तो कितना है ये, इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 29/7 हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, 3 3 6 10 15 6 21 28, सॉरी 28 / 7 यानी कि आएगा 4। ठीक है, तो हमारा आ गया मीन 4। अब हमको वेरिएंस कैलकुलेट करना है, बी का हमको वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बी का वेरिएंस के लिए वो हम लोग फॉर्मूला अपनाएंगे, समेशन ए साई 1 है पहला, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 है, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 7। ठीक है, 1 - 4 3 आएगा यानी कि 9 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 5 - 4 1 होता है 1, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे देखिए ये 9 4 1 कितना होगा 14 + 14 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये 14 + 14 28/7 यानी कि 4 आया, यानी कि हमारा वेरिएंस भी कितना है 4 है, यानी कि इसका मीन भी 4 और इसका जो वेरिएंस है सिग्मा जो है, सिग्मा का भी वैल्यू कितना है 4 ही है, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू भी कितना है 4 ही है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं दूसरे का, उससे अनुमान लगाएगा कि सबसे कम ज्यादा किसका हो सकता है। अब देखिए हम लोग अब ए का कैलकुलेट करेंगे इसके बाद, तो ए के लिए हम लोग अब चलिए ए का हम लोग मीन कैलकुलेट करें। ए का कितना वैल्यू है 6 + 15 + 27 + 33 + 39 कितना है नंबर ऑफ 4 है। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 120 और ये 5 24, यानी कि मीन हमारा कितना आया 24 आया। अब ए का हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो वेरिएंस जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, समेशन। ठीक है, 6 है, 6 - 24 का स्क्वायर प्लस 15 - 24 का स्क्वायर प्लस 27 - 24 का स्क्वायर प्लस 33 - 24 का स्क्वायर प्लस 39 - 24 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिवाइड किस चीज से करेंगे, बाय नंबर कितना है 5 है। ठीक है, तो 6 - 24 कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5। अब ये देखिए हम फिर ये 39 15 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 18 का जब स्क्वायर करेंगे तो 324 आया, ये 81 9 81 प्लस 225। ठीक है, और इसको फिर हम लोग डिवाइड किस चीज से करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो आपको देखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू को ऐड करेंगे तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू आएगा, और उसमें हम लोग को 5 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो हमारा इसका जो वेरिएंस आएगा 4 से तो ज्यादा आना ही आना है। तो ए का पता चल गया कि ए का जो वेरिएंस है वो बी से ज्यादा है, यानी कि ए हमेशा बी से ज्यादा होगा। तो ए हमेशा बी से ज्यादा, ए हमेशा बी से यानी कि बी कम होगा, यानी कि बी इसमें कम है, बी इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगर डी का हम लोग मीन कैलकुलेट करें 10 15 है, 10 + 15 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना है 20 20 30 50 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय जो 4 हो जाता है वो कितना हो जाएगा 4 4 10 12.5 आता है, मीन 12.5 आएगा।
डी का जब हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, फिर वही करेंगे, यही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, 10 माइनस 12.5 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12.5 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 12.5 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12.5 का स्क्वायर, और डिवाइड किस चीज से करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको अब हमको करना है, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है इसमें, 4 टाइम दिख रहा है 2.5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4, ये कट गया, हमारा आया कितना 2.5 इंटू 2.5। तो ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं 2 दूनी 4, यानी कि 4 से तो ज्यादा ही होगा, यानी कि डी भी ग्रेटर है, यानी कि डी का भी जो वेरिएंस है वो ग्रेटर है बी से, यानी सबसे कम हमको बी का दिख रहा है, यानी कि बी का सबसे कम, उसके बाद डी का दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी का जो वेरिएंस है सबसे लोएस्ट है, उसके बाद डी का, फिर सी और ए का, मतलब इसी फॉर्मूले का यूज करके आप वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड होगा, ए सी डी और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला मैकेनिज्म था वो क्या क्या था, तो देखिए उसमें है पहला ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, जो इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आईएनडीसी है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो बी इज द रॉन्ग आंसर, तो बी को कट करो, बी हटा दिए। ठीक है, ए इज द करेक्ट, तो ए सब में है, ए तो सब में। फिर हम लोग देखते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये भी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं था। इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग ये था, यानी कि ए डी, ए और डी, सी को भी कट करो, सी जहां जहां इसको कट करो, ए डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन स्टडिंग टू कंट्रास्टिंग केसेस यूजिंग मोर और लेस आइडेंटिकल मेथड, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा मोर और लेस आइडेंटिकल मेथड का यूज करना है, और हमको क्या करना है, एक कंट्रास्टिंग केस पे रिसर्च करना है। तो उसके लिए जो परफेक्ट रिसर्च डिजाइन होता है वो कंपैरेटिव डिजाइन होता है, कंपैरेटिव डिजाइन होता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं हो सकता, वो तो सिंगल केसेस कोई एक्सपेरिमेंट बार बार करो उसके लिए यूज किया जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, टाइम होता है, अलग अलग टाइम में वेरियस केसेस पे हम लोग जो रिसर्च करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। और लैटिट्यूडनल डिजाइन तो कोई होता ही नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। आप ये देख रहे होंगे कि मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आईसीटी के अंतर्गत ही आता है। तो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या सही होगा, इट नीड्स ए मास मीडिया, तो ऑफ कोर्स मास कम्युनिकेशन के लिए जो मीडिया चाहिए वो मास मीडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये मास मीडिया, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए कहाँ है, तो ये तो नहीं है, यानी कि ए डी हो सकता है, यस, ए बी सी हो सकता है। फिर देखिए, इट इज इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, क्या मास कम्युनिकेशन इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, चलिए हमको ये नहीं समझ में आ रहा। इट हैज गेट कीपर्स, हाँ तो मास कम्युनिकेशन में गेट कीपर्स होता है मल्टीपल पॉइंट पे। ठीक है, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी कहाँ है, सी इसमें, ए और सी मिल गया हमको, यानी कि बी भी सही होगा, यानी कि ए बी सी विल बी द करेक्ट आंसर। तीसरा करेक्ट होगा फीडबैक अल्ट्रा फास्ट, मास कम्युनिकेशन में फीडबैक अल्ट्रा फास्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मास को ही मास के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो फीडबैक इजी नहीं होता। अगर हम लोग मान लीजिए किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस केस में जो फीडबैक है वो काफी इजी होता है, काफी इजी होता है। ठीक है, अल्ट्रा फास्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कह रहा है एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, क्लासिकल इंडियन स्कूल लॉजिक का क्लासिकल जो इंडियन स्कूल है उसकी बात इसमें कर रहा है। तो आर्गुमेंट क्या है, द स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज लोटस लाइक द लोटस ऑफ ए लेक इज फेलेसियस। ठीक है, ठीक है, और इसका रीजन क्या दे रहा है, इन द एबव आर्गुमेंट द मिडिल टर्म इज नॉन एक्सक्लूसिव। यही ये नॉन एक्सक्लूसिव देखिए इस क्वेश्चन को ये गलत कर देता है रीजन को, क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूसिव नहीं है बल्कि ये अनरियल है। ठीक है,
बल्कि ये अनरियल है, इसलिए इसका रीजन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। ये इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है। फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन कौन से स्टेटमेंट होंगे? तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, नो कार्स आर नन व्हीकल्स, नो कार्स आर नन व्हीकल्स। दूसरा क्या, सम कार्स आर व्हीकल, यानी कि सम नॉन व्हीकल भी है। ऑल व्हीकल्स आर कार, जितने भी व्हीकल्स हैं वो कार है। ऑल कार्स आर व्हीकल, यानी कि ये देखिए ऑल कार्स आर व्हीकल एंड नो कार्स आर नॉन व्हीकल। ये दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहा है, लॉजिकली इक्विवेलेंट लग रहा है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए एंड डी होगा, ए एंड डी होगा। फिर आते हैं एजर्सन रीजन पे। यूजीसी मेड ए कोर्स एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक कंपल्सरी फॉर all students pursuing PhD as they are all potential college and university teacher। तो of course ये true है। फिर इसका रीजन देखते हैं, टीचर मस्ट हैव एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च एथिक्स टू टीच हाउ टू प्रोड्यूस नॉलेज एथिकली। तो ऑफ कोर्स इसका रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि पहले कम वाला फिर हम लोग ज्यादा वाला। तो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, प्लांट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग डिवाइड करते हैं प्लांट और एनिमल आ जाएगा, तो वो बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले सी आएगा, सबसे पहले सी, फिर बी, फिर प्लांट का क्या होता है पार्ट, फ्लावर होगा, डी होगा, फिर उसके बाद लोटस हो जाएगा। ठीक है, तो डी और ए, यानी कि second is the correct answer, C, B, D, A. Ocean acidification occurs due to the reaction of atmospheric carbon dioxide and sea water। तो atmospheric carbon dioxide CO2 और प्लस sea water H2, इसके मिलने से क्या बनेगा, तो H2CO3 बन जाएगा। क्या होगा, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर्टेन कोड लैंग्वेज है। वेरी ब्राइट बॉयज इज कोटेड एट 654, यानी कि इसमें वेरी क्या है, वेरी इज इक्विवेलेंट टू 6 और ब्राइट इज इक्विवेलेंट टू 5 एंड बॉयज इज इक्विवेलेंट टू 4। ठीक है, फिर सेकंड में क्या कह रहा है, मोस्ट बॉयज आर ऑल राउंडर। इसको कैसे कोड किया है, मोस्ट को 1 से, बॉयज को 4 से, आर को 3 से और ऑलराउंडर को 2 से। फिर देखिए ब्राइट बॉयज आर स्मार्ट, इसको कैसे कोड किया है, ब्राइट बॉयज को 5 से, बॉयज को 4 से, आर को 3 से और स्मार्ट को 7 से। अब हमको बताना है कि स्मार्ट और ब्राइट के लिए कौन सा कोड इसमें यूज किया गया है। तो देखिए स्मार्ट के लिए क्या, स्मार्ट कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पे स्मार्ट के लिए 7 यूज हुआ है, तो स्मार्ट के लिए 7, ये 2 ऑप्शन दिख रहा है। ब्राइट के लिए देखिए ब्राइट कहाँ पे यूज हुआ है, एक यहाँ पे यूज हुआ है, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ब्राइट पे 5 यूज हुआ है और यहाँ पे भी ब्राइट पे 5, यानी 7 5 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, 7 एंड 5। अब देखिए ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसमें पहला जो हम लोग सी को हम लोग सॉल्व करते हैं। उमंग ऐप आप लोग सुने होंगे, कॉमनली है। उमंग ऐप किसके लिए है, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो सी का पहला होगा, सी का पहला मैच करा दो, सी का पहला मैच कर दिया, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी के बाद आप लोग देख लो IRINS क्या है, ये रिसर्च के लिए पूरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क का सिस्टम है। तो ए का वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, तो IRINS ये हो गया। साक्षात क्या है, ये वन स्टॉप एजुकेशन का पोर्टल है, तो ये हो गया। फिर फोशी क्या है, ये क्या करता है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो डी का चौथा होगा, डी का दूसरा होगा, यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए का तीसरा। चलिए मिसिंग टर्म निकालना है आपको, ये सब टर्म दिया हुआ है, इसमें से मिसिंग निकालना है। अब देखिए ये पहला टर्म क्या है, -1, -1 के बाद कितना है 2, यानी कि -1 से कितना बढ़ने के बाद 2 आएगा। ठीक है, तो -1 से अगर हम 3 बढ़ जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 के बाद हम लोग कितना बढ़ेंगे तो 7 आएगा, 5 बढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 बढ़ना पड़ा, यहाँ 5 बढ़ना पड़ा। 7 के बाद अगर हम लोग इसमें कितना ऐड हो रहा है 2, इसमें भी अगर हम लोग 2 ऐड कर ले, यानी कि 7 ऐड कर ले, तो यहाँ आ जाएगा 14। फिर यहाँ मान लीजिए 14 आ गया, 14 के बाद अब ऐड करिए, 14 के बाद अब 7 + 2 करना है,
कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 23, यहाँ पे देखिए 23 है, फिर 23 9 प्लस 2 करना है, कितना है 11, ये कितना आना चाहिए 4 2 8 3 34 भी है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे मिसिंग पॉइंट है वो 14 होना चाहिए, यानी कि 3 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए ये क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको भी सजाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रेस रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1799 में आया था, ठीक है। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कब आया था, ये 1971 में आया था। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोविजन एक्ट कब आया था, ये 1986 में आया था। और वर्किंग जर्नलिज्म फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेज एक्ट ये कब आया था, ये आया था आई थिंक 1955 के करीब आया था ये, ठीक है। तो इसी से हम लोग मैच करा सकते हैं, सबसे पहले कब आया था, बी वाला सबसे पहले आया था, तो बी इसी से आपको सॉल्व हो गया, बी के बाद ए 1955, फिर सी आता है 1971, फिर 86, यानी कि सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर ये है एजर्सन क्या कहते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये तो करेक्ट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। रीजन क्या कहता है, टू ग्रो फास्ट इंडिया हैज बीन स्पेंडिंग 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, नहीं ये गलत है, ये 6% ऑफ एजुकेशन का जो खर्च करने का है, ये हम लोग का नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है इसमें प्लान किया गया, अभी तक ये होता नहीं है, इसमें इतना करना है हमको, ठीक है, इतना हमको करना है। तो रीजन इज इनकरेक्ट, तो रीजन इज नॉट करेक्ट, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर हम लोग इसको, अब ये देखिए हमको क्या करना है कि हमको AD 16 दिया है, इसका इक्विवेलेंट बताना है क्या क्या होगा। तो इसके लिए एक रूल याद कर लीजिए, जैसे जो भी सिस्टम होता है कंप्यूटर में, जैसे मान लीजिए एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होगा क्वीनरी सिस्टम, क्वीनरी सिस्टम में टोटल नंबर 5 होता है, बाइनरी में 0 1 यानी कि 2 होता है, इसमें 5 होता है, 0 1 2 3 4, ये टोटल हो गया 5। फिर क्या होता है, एक सिस्टम होता है ऑक्टल, ऑक्टल में कितना होता है टोटल 8 होगा, 8 होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल ऑक्टल होता है। एक होता है हेक्साडेसिमल, एक होता है हेक्साडेसिमल, इसमें कितना होता है 14 होते हैं, और इसको कैसे देखा जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 होता है, 8 9, अब 9 10 हो गया, अभी भी 4 बाकी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं A B C D, ठीक है। अब देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हमारा आ गया। तो इस तरह से हेक्साडेसिमल काउंट किया जाता है। एक और सिस्टम होता है, हम इधर लिखते हैं, जो होता है डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है 0 से लेके 9 तक ही बस यूज होता है, तो ये एक सिस्टम होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, इधर आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और आपको कन्वर्ट करके कहेगा डेसिमल में जाओ, या तो फिर डेसिमल दिया रहेगा और कहेगा कि आप इन सब सिस्टम में आओ। तो इसके लिए याद क्या रखना है हमको, जब कभी ये सब में दिया रहे और हमको डेसिमल में अगर हमको जाना है, तो डेसिमल में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, और डेसिमल में अगर दिया है और हमको इन सब सिस्टम में जाना है तो उसके लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इस रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए AD 16 दिया है, AD 16 क्या है, हेक्साडेसिमल का सिस्टम है, तो AD 16 है, ठीक है, सॉरी ये 16 होता है, ठीक है, D E और F तक होता है, ठीक है, F तक होता है, 16 होता है, तो AD 16 है। अब हमको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो हमको मल्टीप्लाई कराना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो टर्म, तो हेक्साडेसिमल में A का क्या मतलब होता है 10, यानी कि ये है 10, और 10 क्या है, ये चूंकि हेक्साडेसिमल में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमको मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल 16 का पावर 1 प्लस D क्या है 10 11 12 13, 13 इंटू 16 का पावर 0, यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 10 इंटू 60 160 प्लस ये 1 हो जाएगा 30, यानी कि टोटल के खाने का तरीका होता है। तो इसका जो करेक्ट डेसिमल वाला हो जाएगा 173 10, यानी कि C इज द करेक्ट, C करेक्ट है, यानी कि ये गलत है दोनों, C इज द करेक्ट।
अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है। अब आपको डेसिमल मिल गया, तो डेसिमल से जब हमको किसी और में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करना होता है। तो अब देखिए एक कोई हम करके देखते हैं, मान लीजिए अब पहले क्यूनरी वाला ही करके देखते हैं। तो चलिए क्यूनरी वाला करके देखते हैं। यहाँ पे तो डेसिमल में 173 है, 173 10 है, और इसको हमको क्यूनरी में करना होगा। तो हमको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 173 को पहले 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, कितना आएगा 3 4, और रिमाइंडर कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा। ठीक है, फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 34 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में होगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना 0 बार में होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 1। यानी कि इसका जो क्यूनरी होगा 1 1 4 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूनरी। तो 1 1 4 3 होगा, और यहाँ पे क्या दिया है 1, यानी कि ये गलत होगा, डी गलत है, डी गलत। तो हमारा ए बी सी विद द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए आप, हम कन्वर्ट करके दिखा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है 173 को, तो देखिए एक छोटा सा हम उसको ले लेते हैं। 173 10 है, इसको फिर हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाइनरी में करना है ना। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 16 12, इसमें कितना बचा 1 बचा। ठीक है, 86 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 0 हो गया। फिर 43 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बचा। फिर 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 बचा। फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, फिर 0 बचा। फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा 1 बचा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बच गया। ठीक है, 1 बार में हो गया, इसमें 0 बचा। ठीक है, इसमें 0 बचा। फिर 1 आया तो 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में होगा, और कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। यानी कि हम जब लेते जाएंगे तो इधर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 1 0 1, तो 1 0 1 0, फिर 1 1 0 1 1 1 0 1 आ गया। तो इस तरीके से ये आ जाएगा जब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तरीका होता है, आपको ये तरीका याद करना है कि बाइनरी, क्विनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में हो, उसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब डेसिमल में कोई नंबर दिया रहे और उसको इन सब नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं उसके लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये क्वेश्चन ये कहता है कि एलोकेशन ऑफ 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर एजुकेशन किस एक्ट में आया था। तो ये आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इंग्लिश एज ए मीडियम एंड एज ए लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर इंडियाज ग्रोथ, ये किसने कहा था, तो मैकाले मिनट, ये तो फेमस भी है। फिर ग्रांट इन एड फॉर एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कब आया था, वुड डिस्पैच में आया था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, ए का तीसरा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, बी का चौथा ये, यानी कि हमारा तीसरा विल बी द करेक्ट आंसर, और डी का क्या हो जाएगा, कोठारी कमीशन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। अब ये देखिए, चाणक्य कंपोज्ड अर्थशास्त्र एट द वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये तो गलत है, वल्लभी यूनिवर्सिटी से नहीं थे, इनका रिलेशन था तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, इनका रिलेशन था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो पहला गलत हो गया, ए गलत, यानी कि ये गलत है। अब हम लोग देखते हैं, फिर पाणिनि हु रोट अष्टाध्यायी वाज ए एलुमनाई ऑफ तक्षशिला, ये सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आचार्य शैलभद्र वाज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी ऑफ ओदानपुरी, ये भी गलत है, ये ओदानपुरी के नहीं थे बल्कि नालंदा के थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के थे, यानी कि सी भी गलत है। तो सी भी गलत है, यानी कि बी डी ई इज द करेक्ट आंसर, बी सही है। डी अग्रहाराज वाज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद ए होल सेटलमेंट ऑफ ब्राह्मणास, ये भी सही है। और जैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बसादीस कहा जाता है, ये भी सही है। तो बी डी एंड इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है परसेंटेज वाइज। अब इसका कितना परसेंटेज होगा, 4 to 5, तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, 4 to 5 आउट ऑफ 500 into 100, इसको ये जाएगा, ये कितना बचा, ये 45% हो गया। फिर 384 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 384 आउट ऑफ कितना 540, ये हो गया। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि
ठीक है, ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ठीक है, ये 9 है 3, और अब क्या हुआ 640 डिवाइडेड बाई 9 आया, तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो कैसे जाएगा, 7 से 10 है, यानी कि 71.1 ऐसा कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, तो 71 कम है, 570 आउट ऑफ 570 को आउट ऑफ 700 कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये 81 पॉइंट समथिंग आएगा, 81.1 ऐसा कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, ये है 85 और ये है 81, फिर 480 को देखेंगे, 480 आउट ऑफ 660 इंटू 100, तो ये इससे जाएगा, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आया 2400 आउट ऑफ 33, ठीक है, ये भी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए इसको, तो ये लगभग 7 बार में ये जाएगा, ये 221 कितना बचा, 40 में 19 बचा, यानी कि 190 बचा, 6 लगभग 575 ही होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, सबसे कम हमको लग रहा है 384 का, बी का सबसे कम लग रहा है, यानी कि बी का सबसे कम, उसके बाद यही सबसे डी का, यानी कि बी डी, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे सबसे, उसके बाद किसका नंबर आएगा 57 का, बी डी सी, यानी कि पहला करेक्ट आंसर होगा, ये सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, तो तीसरा इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज नॉट अमंग द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी, तो फर्स्ट 3 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं था, बाकी ये सारे यूनिवर्सिटी 80-57 तक आ गए थे, ठीक है। It is based on the assumption that mass media have subtle effect on audience who unknowingly observe the dominant symbol, image and message। हम लोग जो रील्स यूज करते हैं या टीवी देखते हैं, उसमें अननेसेसरी बहुत सारे हम लोग डेटा अपने आप में फीड करा लेते हैं, उसी से रिलेटेड थियरी है द कल्टिवेशन थियरी बाय जॉर्ज गार्बनर, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, फिर इसको अरेंज करना है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में आया, एयर एक्ट कब आया, ये आई थिंक 1981 में आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था, इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में आया था, फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन 1980 में आया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सजा दीजिए, 1972 सबसे पहले, ए सबसे पहले आया, फिर उसके बाद क्या आया था 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन ई आया था, ए के बाद ई आया था, फिर एयर बी आया था, फिर बी, फिर क्या आया था, फिर डी आया, फिर सी आया, डी और सी, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट ट्रेजिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, भोपाल डिजास्टर का बताना है, किस गैस की वजह से हुआ, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं, एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट एंड ए टीचर, 34 स्टूडेंट हैं, 34 स्टूडेंट और एक टीचर है, इनका एवरेज एज रिड्यूस हो जाता है 0.5 ईयर से, इफ द टीचर इज एक्सक्लूडेड, अगर टीचर को हटा देंगे तो 0.5 से एवरेज रिड्यूस करेगा, एंड द इनिशियल एवरेज कितना है 16 है, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा टोटल 35 और इनिशियल कितना है एवरेज 60, यानी कि इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 34 स्टूडेंट प्लस टीचर का जो वैल्यू हो जाएगा 60 इंटू 35 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जब आप टीचर को एक्सक्लूड कर देंगे तब हमारा मीन जो वैल्यू हो जाएगा 0.6 से रिड्यूस कर जाएगा, टीचर को एक्सक्लूड करिए, तो अब हमारे पास बचे 34 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल 34 ही हुआ, और मीन अब कितना रिड्यूस कर गया 0.5, यानी कि माइनस 0.5, यानी कितना हो जाएगा 15.5, यानी कि 34 स्टूडेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 34 स्टूडेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15.5 इंटू 34, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको टीचर का फाइंड द एज ऑफ टीचर निकालना है, तो ये हमारा पहला आया, ये दूसरा।
अब हम लोग पहले दूसरे का यूज करके ये टीचर का एज निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, 34 स्टूडेंट प्लस टीचर इक्वल टू 16 इंटू 35 है। अब 34 स्टूडेंट का वैल्यू दूसरे से ले लेंगे, कितना है 15.5 इंटू 34, 15.5 इंटू 34 प्लस टीचर इज इक्वल टू 16 इंटू 35। अब इसी से हम लोग टीचर का 16 इंटू 35 माइनस 15.5 इंटू 34, ठीक है। अब इसी से निकाल लीजिए, इसमें को 16 इंटू 34 प्लस 16 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 1, इसको जब हम लोग अलग करेंगे 16 को कॉमन लेंगे 34 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 34 इंटू 15.5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 34 वाले को एक जगह ले लेंगे, 34 इक्वल टू 16 माइनस 15.5 प्लस 16, यानी कि 34 इंटू 0.5 प्लस 16, 34 इंटू 0.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 34 इंटू 5 ऐसे कर देंगे 1/2 हो जाएगा, 2 17, यानी कि 17 प्लस 16 यानी कितना आ जाएगा 33, यानी कि टीचर का एज कितना आ जाएगा 33 ईयर्स टीचर का एज होगा। तो ऐसे तरीके से आप बना के हम लोग क्या करते हैं, टाइम को अपना बचाते हैं। एज ए जूनियर रिसर्च फेलो यू प्लेगराइज समवन्स वर्क एंड यू आर कॉट, तो व्हाट इज द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है, तो यू विल बी रिवार्डेड फॉर दैट ओवर टाइम, तो रिवार्ड तो मिलेगा नहीं आपको, इसका तो पनिशमेंट में ही मिलेगा, तो ए विल बी द करेक्ट। तो ए कहाँ है, ए इसमें है, हटा दीजिए। फिर द रिसर्च आर्टिकल इज रिट्रैक्टेड विथ पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेनिंग द रीजन। रिट्रैक्शन मतलब होता है कि आपका इंटरनेट पर रहेगा लेकिन उस पर लिख दिया जाएगा ये रिट्रैक्टेड है, तो उसको कोई साइट नहीं करेगा अपने किसी भी रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर में, तो रिट्रैक्ट हो सकता है, तो यानी कि बी सही होगा। फिर क्या कह रहे थे, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, फंडिंग और रिसर्च टेक्स डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर योर एकेडमिक स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन कमिंग टू क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि बी सी डी तीनों करेक्ट आंसर होगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग मेन who eat more bananas are more likely to be in the committed relation। अब जो ज्यादा बनाना खाता है उसको ज्यादा वो रिलेशन में है, ऐसा कहा जा सकता है क्या, ये तो मे बी कोइंसिडेंटली ये डेटा ऐसा मिल गया होगा कि जो ज्यादा बनाना खाता है उसका रिलेशन बढ़िया हो गया, लेकिन ये तो रीजन एक्चुअल में है नहीं, तो इसके लिए जो ये जो होगा ये एक तरह का फॉल्स कॉज का एग्जाम्पल है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। फिर देखिए मैक्सिमम ऑफ टीचिंग बताना है, टीचिंग किस प्रकार का होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सही है, ए सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ना चाहिए हमें। फिर हम लोग देखें रूरल टू अर्बन, इसका कोई रिलेशन मैक्सिमम ऑफ टीचिंग से नहीं है, तो बी नहीं होगा, तो बी जहां है आप उसको कट कर सकते हो, ए सही होगा। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सही बात है, कंक्रीट पढ़ाइए फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट तक ले जाइए। एनालिसिस टू सिंथेसिस ये भी सही है, डी भी सही है। लो आईक्यू टू हाई आईक्यू ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सारे आईक्यू स्टूडेंट वालों को पढ़ाना होता है, वो चाहे लो आईक्यू का है वो या हाई आईक्यू का हो। तो आपके लिए जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो ए सी एंड डी बन रहा है, तो ए सी एंड डी यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन एलिमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन। हु यानी कि हु कौन होगा, कम्युनिकेटर होगा ना, हु इज द कम्युनिकेटर, सेज व्हाट क्या करेगा, मैसेज, इन विच चैनल मीडिया हो जाएगा, टू हुम ऑडियंस हो जाएंगे, यानी कि हु क्या होगा, ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा, यानी कि थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये देखिए इफ 40% ऑफ नंबर 40% of a number x is added to another number y, 40% क्या ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, 40% ऑफ नंबर सॉरी x का 40% को y से ऐड जब किया जा रहा है तो y बिकम्स 125% ऑफ इस प्रीवियस वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 125% हो जा रहा है, ठीक है, 125% ऑफ y हो जा रहा है, ठीक है, y मतलब प्रीवियस वैल्यू का कितना हो जा रहा है 125% हो जा रहा है, तो हमको क्या निकालना है x एंड y का रेशियो निकालना है, तो इसी से निकाल लो 2/5 x प्लस y इक्वल टू, इसको जब 5/4 y सॉरी, फिर हम लोग जब इसको 2/5 x हुआ
y को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 y माइनस वाई, यानी कि कितना हो जाएगा ये 5 - 4 y, यानी कि 1/4 y। ठीक है, 1/4 y है और x है, तो x को x/y कर दो और इसको इधर लेते जाओ, यानी कि 1/4 डिवाइडेड बाई जो 2/5 इधर आएगा तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ रहा है 5/8, यानी x/y का रेशियो 5/8 होना चाहिए। 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये क्या है, पूरी तरह कॉम्प्रिहेंशन है, इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के अब आंसर देना है। कॉम्प्रिहेंशन में कहता है क्या है, सोशलिज्म एम्स क्या करता है, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, किसके थ्रू, गवर्नमेंट ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सोशलिज्म कहना चाहता है कि उसको सोशल जस्टिस और इक्वालिटी वो बोल रहा है कैसे आएगा, गवर्नमेंट ओनरशिप से आएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, इट नो सोशलिस्ट कंट्री हैज बीन एबल टू रियलाइज दिस एम, लेकिन कोई भी सोशलिस्ट कंट्री अभी तक अपने इस एम को फुलफिल नहीं कर पाया है। इवन इन रसिया, रसिया में भी क्या है, विच इज द पॉइंट ऑफ सोशलिज्म, बहुत सारे इनजस्टिस है, ऑपरेशन इनइक्वालिटी है। ठीक है, देयर आर ग्लेरिंग डिस्पैरिटीज बिटवीन द एलिट एंड द मास। ये रसिया का कुछ बोल रहा है कि जो सोशलिस्ट कंट्री होने के बावजूद भी अपने एम को फुलफिल नहीं कर पाया है। पीपुल हैव डिसलाइक्ड इट ऑन द प्रिजम्पशन दैट इट सर्व नैरो एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ओनली। पीपल इसको डिसलाइक भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाउएवर कैपिटलिस्ट, आपका दूसरा ये पॉइंट मिल रहा है। पहला हमको सोशलिज्म मिला है, सोशलिज्म के बारे में कुछ चीज कहा है, फिर कैपिटलिस्ट मिला है। कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री हैव शोन बेटर रिजल्ट शोन किए एज पीपल देयर एंजॉय कंपैरेटिवली मोर फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी एंड लेस इनजस्टिस। तो कह रहा है कैपिटलिस्ट जो कंट्री है वो सोशलिस्ट कंट्री से ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं। ठीक है, इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट सोशलिज्म और कम्युनिज्म वाज made corrupt by wicked and incompetent rulers, or that capitalism has been successful in spite of the prevalence of immoral values in it. ठीक है, no political system can succeed unless its goods and moral quality are sustained. ठीक है, however idealistic में particular system may be, it can be upheld only by ensuring respect for the dignity and individuality of each person, his rights and values, and by guaranteeing his personal freedom. ठीक है, compulsion and the use of force or exertion of psychological pressure should give way to gentle urging, reasoning and convincing. This is the fundamental value in interpersonal human relationship in society. तो ये पूरा comprehension दिया, इसके आधार पर अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द की टू सक्सेस इन एनी पॉलिटिकल सिस्टम लाइज विथ इट्स, तो गुड एंड मॉरल क्वालिटी से वो कह रहा है पीपुल हु इज क्रिटिकल टू एनालाइज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, पीपुल हु आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट देयर राइट। तो हार्ड वर्क, ये ओनली देयर राइट को लेकर कंसर्न रहेगा, वही पॉलिटिकल सिस्टम क्या करेगा, सक्सेस होगा। तो इसका तीसरा आंसर होगा। द फंडामेंटल वैल्यू इन इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप इन सोसाइटी इज, क्या होगा, रिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ ईच पर्सन। फिर देखिए, नो सोशलिस्ट कंट्री हैज बीन एबल टू रियलाइज द एम ऑफ द सोशलिज्म बिकॉज, क्यों नहीं कर पाए हैं, क्योंकि क्या इनमें प्रॉब्लम क्या रहा है, इट शोज नैरो एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ओनली, पीपल एंजॉय मोर फ्रीडम, ये तो गलत होगा। इट इज मेड करप्ट बाय इनकॉम्पिटेंट रूलर्स के द्वारा इनको करप्ट कर दिया गया है। इट्स गुड एंड मोरल क्वालिटीज आर नॉट सस्टेन। तो ये देखिए क्यों नो सोशलिस्ट कंट्री हैज बीन एबल टू रियलाइज, इसका आंसर होगा वो ये होना चाहिए कि इट्स गुड एंड मोरल क्वालिटीज आर नॉट सस्टेन्ड। तो इसका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। The capitalist countries perform even better as compared to the socialism because it is based on the, ये किस चीज पे बेस्ड है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, एंड वॉलेंट्री एक्सचेंज, इनवॉलेंट्री एक्सचेंज नहीं, वॉलेंट्री एक्सचेंज है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वॉलेंट्री एक्सचेंज, पहला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। द एडवोकेट्स ऑफ सोशलिज्म बिलीव दैट इक्वालिटी कैन बी इंश्योर्ड थ्रू, कैसे इंश्योर्ड होगा, अगर सोशलिज्म की बात करें तो वो गवर्नमेंट ऑनरशिप के बोलते हैं, यानी कि दूसरा इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आज लंबा क्लास चला, लेकिन इसी के साथ पूरा जनरल पेपर यानी इकोनॉमिक्स का पहला पेपर हम लोगों ने पूरा 1 से लेके 50 तक पूरा सॉल्व कर लिया है। आप लोग आराम से 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देखिए, उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए कि हमारे में कहाँ कमी रह गया, हम लोग किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, किस क्वेश्चन में कम, और कैसे टाइम को मैनेज करना है वो क्वेश्चन के आधार पर देखा जाता है।
तो आप लोग एक बार देखो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये क्लास का एनालिसिस कैसा रहा, और आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में बताओ, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।